हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम की 5 बजे की आपकी क्लास होती है जिसमें हम देखते हैं सीटेट और एमपीटेट स्पेशल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं सीडीपी के प्रश्न यानी कि बाल विकास एवं मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न। तो आप सब रेडी हो जाइए फटाफट से रिप्लाई करने के लिए, सही आंसर गेस करने के लिए। एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए लास्ट में कि आपके कितने सही हुए या कितने रॉन्ग हुए। वट जो भी ज़्यादा हुए हों वो आप बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती, यानी कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती, इतनी वो इंटेलिजेंट है। मतलब ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? कई बार होता है क्लास में कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि हम लोग कितना उनको टफ से टफ चीज़ सोचते हैं कि दे दो थोड़ी देर कम से कम ये एंगेज रहे, लेकिन उसके लिए वो कुछ ऐसा टफ जैसी चीज़ रहती नहीं, नॉर्मल ही होती है उसके लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उनसे कह देंगे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आएं या ना आएं। प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए। उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो समान कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से थोड़े मुश्किल हों। उनसे कह देंगे कि वे अपने अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा आप उनकी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि वो तीव्र बुद्धि वाले हैं तो प्रतिभाशाली हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा मुश्किल कार्य देंगे। बाकी सामान्य जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा एक लेवल हाई का जो है लेवल का आप उनको कार्य देंगे, ताकि ठीक है अगर उनकी क्षमता ज़्यादा है तो बिल्कुल उनका हक बनता है ज़्यादा और टफ चीज़ें पढ़ने का। अच्छा है, वरना फिर क्या फ़ायदा तेज़ बुद्धि होने का जब पढ़ना वही है जो ऑलरेडी आता है। तो चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप देने पर अधिक जोर दिया जाता है क्योंकि क्यों इंटर्नशिप देना ज़रूरी होता है? आप सभी लोगों ने दिया होगा इंटर्नशिप अपनी ट्रेनिंग के दौरान पे। यह नव शिक्षकों को योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के संरक्षण में कार्य करने के अवसर प्रदान करता है। अनुभवी एवं श्रेष्ठ शिक्षकों को नए शिक्षकों को निर्देशन प्रदान करने के अवसर प्राप्त करना, शिक्षकों को श्रेष्ठता के आधार पर चयन करने के अवसर प्राप्त करना, या शिक्षण व्यवसाय में दुर्बल शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर देना। क्या रीज़न है कि इंटर्नशिप को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है कि ये नव शिक्षकों को योग्य और अनुभवी शिक्षकों के संरक्षण में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि कई चीज़ें बाकी चीज़ें तो हम ट्रेनिंग में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम काम करने जाते हैं इंटर्नशिप करते हैं तब वहाँ पे हमें एक्चुअल चीज़ें पता चलती है, एक्चुअल हम क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रैक्टिकल एक तरह से कह सकते हैं जो होता है वो हमें इंटर्नशिप में ही करने को मिल जाता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है कौन सी? प्रजातांत्रिक उपागम, प्रभुत्ववादी उपागम, छात्रों के दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करने के उपाय, निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। तो सबसे अच्छी विधि है प्रजातांत्रिक उपागम, बाल केंद्र शिक्षा, प्रजातांत्रिक माहौल क्लास का ये सब पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अगर आपके ऑप्शंस में ये है तो ये सबसे उत्तम है। बच्चों द्वारा प्रयोगात्मक रूप से सीखना अधिक उपयोगी है क्योंकि क्यों बच्चों के द्वारा मतलब जो भी वो सीख रहे हैं वो रट्टाफिकेशन छोड़ के बल्कि प्रयोग के बेस पे अगर सीखते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि यह अधिक रुचिकर है, कक्षा का अनुशासन बनता है, इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं या बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। तो देखिए बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव रहना बहुत पसंद करते हैं, उनको क्रियाशील रहना पसंद है। तो उनको अगर कुछ भी ऐसा इस तरह से आप सिखाएं जिसमें बच्चे भी एक्टिव रहें, ऐसा नहीं कि बस आप इधर से बोले जा रहे हैं दिखाए जा रहे हैं बस हो गया, नहीं, बच्चे भी उसमें एक्टिव हों, उसमें पार्ट करें, तो बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। चाहे वो कैसी भी चीज़ हो, कठिन चीज़ भी हो तो भी बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। विद्यार्थियों के लिए वर्तमान समय में सर्वाधिक उत्तम दंड क्या हो सकता है? आर्थिक दंड, मनोवैज्ञानिक दंड, शारीरिक दंड, विधि के अनुसार दंड। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक दंड देना भी सही नहीं है, शारीरिक दंड भी देना चाहिए, और विधि के अनुसार ऐसा कोई दंड विद्यार्थियों को हम क्या देंगे, छोटे छोटे बच्चों को। और मनोवैज्ञानिक दंड सबसे बेस्ट होता है। मनोवैज्ञानिक दंड का मतलब ये हो जाता है कि उनको ये हम मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसा नहीं करिए, ऐसा करना अच्छा नहीं है, उनके उनके अंदर वैल्यूज़ लेकर आते हैं। ठीक है, बाकी फिर उनमें बच्चों में जो एक मनोवैज्ञानिक भावनाएं होती हैं जैसे कि शर्म की भावना, थोड़ी बहुत डर की भावना, उन्हें इंसल्टेड होना पड़ेगा ऐसी भावना जो होती है, ये बहुत अच्छा वर्क करती है मनोवैज्ञानिक दंड के रूप में। हालांकि हमें इसे ओवर यूज़ नहीं करना है, बहुत ही स्मार्टली यूज़ करना होता है, उसी के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है।
शिक्षा मनोविज्ञान की देन है क्या? क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा या फिर विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा? तो बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि अगर आपके ऑप्शन में है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बालक आंतरिक तृप्ति का अनुभव करता है कैसे? शारीरिक श्रम से, अंतः प्रेरित क्रियाओं से, आत्मविश्वास से या अनुवांशिकता से? आंतरिक तृप्ति की बात हो रही है, अंदर से एक सेटिस्फैक्शन बालक के अंदर कब आता है? तो बिल्कुल यहाँ पे अंतः प्रेरित क्रियाओं से, यानी कि जो चीज़ें वो जिसके लिए वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, जो वो करना चाहता है, अगर वो ऐसी क्रियाएं करता है, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो उसे कहीं ना कहीं अंदर से अच्छा लगता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बालापराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, विद्यालय के वातावरण के कारण या फिर व्यक्तिगत कारण? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, ये सभी जो है व्यक्तिगत कारण हैं, ये अपने पर्सनल कारण होते हैं। इसका ऐसा नहीं कि समाज की वजह से, कई बार ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो कि एक नॉर्मल हेल्दी समाज में रह रहे हैं, ठीक है, उनके समाज में ऐसा कोई नहीं है पर वो हैं, तो ये पर्सनल प्रॉब्लम है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में समर्थ नहीं है, वह बालक है क्या? ये बहुत फेमस प्रश्न है, ये आई थिंक हिंदी पेडागोजी में भी आ चुका है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा वो पिछड़ा बालक कहलाएगा। सृजनशील बालक के शिक्षण हेतु अधिक प्रभावी क्या होगा? खेल कूद में प्रोत्साहन, उद्देश्य आधारित अध्ययन के अवसर देना, छात्र संसद का सदस्य बनना या कक्षा का नायक बनाना? और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, उद्देश्य आधारित अध्ययन के अवसर प्रदान करना, ये सबसे बेस्ट होगा। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने लगता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? और इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर आता है आपका वो हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? अवलोकन, निर्धारण, मापनी, रचना तकनीकी या अभिव्यक्ति तकनीकी? और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, निर्धारण मापनी। बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है कैसे? बालक की वंशानुगत संरचना द्वारा, बालक की वंशानुगत तथा वातावरण की संयुक्त संरचना द्वारा, शिक्षक के नियंत्रण से मुक्त बालक की वातावरण संबंधी संरचना द्वारा या बालक द्वारा स्वयं स्थापित परिस्थितियों की संरचनात्मक कठिनाइयों द्वारा? और इस प्रश्न के लिए आपका जो सही उत्तर जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, बालक की वंशानुगत तथा वातावरण की संयुक्त संरचना, क्योंकि बालक के विकास निर्धारण में वंशानुगत और वातावरण दोनों का ही जो है प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है। तो सेशन हमारा छोटा सा था पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। डेली शाम को 5 बजे हमारी ये क्लास चलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय। सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज।